हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग, बता दो। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 और इसमें आप लोग करेंगे। पहले बता दूं कौन सा कोड है यार, वरना बुरा लग जाएगा लोगों को। ये आपका जूलॉजी, जैसे कि आपको पता है इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ा रही थी जूलॉजी का, जो आपका थर्ड ईयर का कोड है 141 एंड इट्स योर इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पर हम इसका थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, बिकॉज मैंने 2 चैप्टर आपको करा दिए हैं और इसका लास्ट नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा इसमें ये है कि ना चैप्टर्स इसके लेंदी हैं, इस वजह से मुझे 2 पार्ट में कराना पड़ जाता है। वरना आपके ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं कि मैं 2 चैप्टर्स एक यूनिट मतलब एक लेक्चर में करा सकती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिटेल में है, उसके बाद आपको आराम से एक बार प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आपके आगे फ्यूचर के लिए बस बन जाएगी। तो इसीलिए जितनी प्लेलिस्ट मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपके एग्जाम से पहले बना दूंगी। ठीक है, सबके कोड को ध्यान में रखते हुए मैंने इम्यूनोलॉजी का ये कोड स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री का बस मैं स्टार्ट कर दूंगी यार, बस क्योंकि कल से रमज़ान है। सो बहुत ज़्यादा काम, कॉलेज भी जाना है, बहुत सारा। ठीक है, और सोना भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं नहीं भूल सकती। ठीक है, तो हम आपको यहाँ से जो आपका ये थर्ड यूनिट से स्टार्ट होने वाला है, इसको मैं देखूंगी, अगर आज ही कवर हो जाता तो ठीक है, वरना इसका नेक्स्ट पार्ट भी मुझे लाना पड़ेगा। तो आपको अप्रिशिएट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक ऑल्सो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 3। यहाँ पर जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। या हमने इससे पहले भी कंपोनेंट्स ही पढ़े थे, है ना? क्या बात कर रही हो आप, बहुत बात करती हैं। जी जी जी। चलिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो है आपका, इसका जो पहला वाला चीज़ था वो मैं इसके यूनिट नंबर 2 में कवर कर चुकी हूँ। आज हम इसके भी और भी कंपोनेंट्स, लाइक आपके इनेट इम्यूनिटी जो मैंने पढ़ाई थी, अब एडेप्टिव इम्यूनिटी की बारी आ गई है। तो मैं आपको रिकॉल करा दूँ, रिवाइज करा दूँ कि जो आपका इनेट इम्यूनिटी है वो आपकी ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी आपकी ऐसी इम्यूनिटी है जो आपको एट द टाइम ऑफ योर लाइफ टाइम आपको एक्वायर होती है, यानी आपके जीवन के कार्यकाल में आपको जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। राइट? ओके 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 ओके। तो अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के साथ, इनेट इम्यूनिटी आपकी बर्थ से है, यानी बर्थ टाइम से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, यानी अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, ऐसे ही, तो ये आपका ऐसी इम्यूनिटी जो आपको निब्बा निब्बी का खेल कराती है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक, यानी आपको पता नहीं रहता कि निब्बा निब्बी का खेल होता क्या एक्चुअली में, तो आपको नहीं पता चलता। उसके बाद आपका, क्योंकि आप फिर इमेजिन कर लेते हैं कि यही है जो हमारा फ्यूचर हस्बैंड है, राइट, या फिर फ्यूचर वाइफ है। आप उस टाइम पे बच्चे हैं, तो उस टाइम पे आपकी इनेट इम्यूनिटी काम कर रही है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। आपको समझ नहीं आता है कि जीवन आखिर है क्या, लाइफ आपकी है क्या। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि जीवन के कार्यकाल में आपको कौन आपके लिए सबसे बेस्ट है ना? तो निब्बा निब्बी का खेल खत्म। अडेप्टिव इम्यूनिटी आपका कॉलेज टाइम में, यानी जब आप कॉलेज टाइम में आएंगे, आपको कोई हैंडसम, सुंदर या फिर बहुत ही अच्छा लड़का या लड़की मिल सकता है, उस टाइम पे आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ योर जीवन के कार्यकाल में आप अडेप्ट कर पाने चीज़ें, दैट इज़ योर अडेप्टिव इम्यूनिटी। आई होप आपको समझ में आएगा ये डिफरेंस। तो चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बेसिकली चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद एडेप्टिव इम्यूनिटी है क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने एडेप्टिव इम्यूनिटी के। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, तो ये एग्जाम्पल मत लिख देना आप लोग निब्बा निब्बी वाला। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वायरल हो जाऊंगी ना मैं, इस वजह से। चलिए, उसके बाद आपको लिम्फोसाइट्स पढ़ने हैं, यानी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स। आपको यहाँ पे पढ़ने बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, साइटोकाइंस होते हैं। डिफरेंट फीचर्स भी आते हैं। इसका इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके फीचर्स ऑफ साइटोकाइंस क्या होते हैं, नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है इनका, एंड फंक्शंस क्या होते हैं, और कीमोकाइंस क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था होता क्या है, यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज आप पढ़ोगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ोगे एंटीबॉडीज का। ठीक है, किस तरीके से होता है, H2L2 यानी हाई हैवी चेन लाइट चेन्स इसमें होती है। एपिपटॉप, सॉरी क्या था, एपोप, आई मीन थोड़ा सा मैं भूल गई, स्किप हो गया। स्टेप्स क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी के, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। देन उसके बाद सेल मीडिएटेड भी पढ़ना है आपको। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। देन उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कब आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स पता चलता है, कब सेकेंडरी रिस्पॉन्स पता चल जाता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स या फिर आप जा रहे हैं, आपको कोई पसंद आ गया, राइट। 1 सेकेंड, जस्ट माई पापा इज कॉलिंग।
तो भाई कहाँ थे हम? तो चलो इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस की अगर हम बात करें, प्राइमरी रिस्पांस आपको कोई पसंद आ गया और उसने स्माइल कर दिया, तो भाई स्माइल से फंसना नहीं है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस, अब आपको उसने आई लव यू कह दिया, अब कर लो काम, दैट इज़ योर रिस्पांस, अब कर लो काम, ठीक है। चलिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हाउ डू द इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास आता है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। द ब्रिज बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, के बीच का जो ब्रिज होता है उसको नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मैं आपको बता रही थी कि जीवन के कार्यकाल में आपको मिलता है। एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी इज सेम, ओके। नेचुरल एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, जो नेचुरली आपको एक्वायर की जा रही है और जो आर्टिफिशियली आप खुद एक्वायर कर रहे हैं, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। पहली तो बात करूँ इस यूनिट का क्या एम है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी ये बताना चाहता है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बेसिकली होता क्या है। एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कब आता है, जब आपका पैथोजन आपकी बॉडी में पहले एंटर कर चुका है, उसके बाद आपको समझ आता है। ये ब्रांच कनेक्ट होता है इनेट इम्यून सिस्टम से, यानी जो पहले इनेट इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ चीज़ें भेजेगी कि भाई जाओ, अब हमें समझ में आ गया है कि ये नॉन स्पेसिफिक चीज़ें थी, फिर आपको जीवन के कार्यकाल में और जानने को मिलेगा, तो उसको एडेप्टिव आप एक्वायर कर रहे हैं, उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होती है आपकी, वो स्टिमुलेटरी सिग्नल्स भेजती है, जिससे एडेप्टिव इम्यूनिटी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले अबाउट द वेरियस सेल्स, वेरियस मॉलिक्यूल्स जो कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में काम करते हैं, राइट, ठीक है ना। अब बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और क्या प्लाज्मा सेल्स में प्रोड्यूस करते हैं और ये सिक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो बी सेल बेसिकली क्या काम कर रहा है, आपके एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट कर रहा है, जो कि मेमोरी सेल्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। मेमोरी सेल यानी आपको याददाश्त रहेगी कि ये पैथोजन आया था इस बार, तो भाई मुझे इसके अगेंस्ट लड़ना है, ठीक है। टी सेल्स क्या होते हैं, ये जो जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट किलिंग ऑफ पैथोजन। तो बेसिकली पैथोजन को कुछ सुनते नहीं हैं उसकी, चाहे जितनी वो ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ले, आपका डायरेक्ट किल करने का काम करते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ओके। फिर आपको पढ़ना ओवरव्यू ऑफ ह्यूमरल सेल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, राइट। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होते हैं कई सारे कंपोनेंट जो बॉडी फ्लूइड में होते हैं आपके, लाइक एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। वाइल जो सेल मीडिएटेड होते हैं उनके पास कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रलाइज द पैथोजन, पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देने का काम करते हैं आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बेसिकली उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। फिर हम देखेंगे रिलेशन के बारे में, व्हाट इज योर रिलेशन, योर रिलेशन कहाँ तक पहुँचेगी आपकी रिलेशन, उसके बारे में नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और इनेट इम्यून सिस्टम के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे एनके सेल्स के साथ, यानी नेचुरल किलर सेल के साथ, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड यू गाइज नाउ। एडेप्टिव इम्यूनिटी, अब देखो होता क्या है, एडेप्टिव इम्यूनिटी कब आपकी एक्टिवेट होती है, जब आपका इनेट इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है कि वो अपने पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंड ना कर पाए। उस टाइम पे क्या होता है, जो फॉरेन पैथोजन एंड एंटीजन होते हैं वो सिलेक्टिवली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि जो भी आपके फॉरेन पैथोजन्स आएंगे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज और एलिमिनेट कर लेगा कौन, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। कब करेगा एलिमिनेट, जब आपका इनेट इम्यून सिस्टम जो होगा वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है पैथोजन के इन्वेजन से। अब आपके ऊपर पैथोजन आ गया है, इनेट इम्यूनिटी काम नहीं कर पा रही है, तो अब किसका काम है, एडेप्टिव, क्योंकि वो एक्वायर कर लेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसको पहचान लेगा कि कौन सा एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इट इज़ कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग ओनली व्हेन स्टिमुलस इज प्रोवाइडेड बाय द इनेट इम्यून सिस्टम, यानी जब स्टिमुलस आपको प्रोवाइड करेगी इनेट इम्यून सिस्टम की मेरे से नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ जनरेशन होगा, तो आपको पता चल पा रहा है कि इनेट इम्यूनिटी वर्क नहीं कर पा रही, इनेट इम्यूनिटी आपकी फेल हो जा रही है, तो उस टाइम पे एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करेगी, ओके। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये रिस्पॉन्स करती है लॉन्गर टाइम के लिए, दैट इज देन योर इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक्टिवेट होती है, देन उसके बाद रिस्पॉन्ड करती है, ओके। नाउ आपकी जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डेज ले सकती है, वीक ले सकती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजन स्पेसिफिक चीज़ों को ये हैंडल कर पाए, ये डिफेंड कर पाए और मेमोरी भी जनरेट कर पाए, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होगा ये चैलेंजिंग स्पेसिफिक अनलाइक इनेट इम्यूनिसिटी, यानी आपकी इम्यून सिस्टम जो होती है इन वाली से फास्ट काम करने का काम और ज़्यादा टाइम लगाती है, यानी लॉन्गर टाइम।
तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है, तो हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी आपकी फास्ट होती है और आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्लो होती है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लाइफ टाइम, जीवन का कार्यकाल को समझने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखेगी और आपके पैथोजन को किल करने का काम करेगी एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो कहीं ना कहीं आपको जो जीवन का सच पता चलता है वो आपको लाइफ टाइम के एक्वायर्ड करने पर ही पता चलता है। बाकी आप निब्बा निब्बी का खेल करते हैं, वो आपकी सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। दैट्स, ये भी चीज़ें मैं आपको समझा रही, ठीक है। कोई इतनी अच्छी ज्ञान नहीं दे सकता, मैं दे सकती हूँ। आ जाओ। देन इस यहाँ पे हम देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इसमें आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, राइट। तो पहली चीज़ है इन्नेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी हमको पता नहीं चलता हम जिसके साथ रहना चाहते हैं। बचपन में हम देख लेते हैं कि हाँ इसके साथ शादी एंड बहुत सारे सारे ख्वाब देख लेते हैं, पर वो क्या है, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है। क्या ये सच होता है? नहीं होता है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक मिरेकल रह जाता है, राइट। आपका एक ऐसी थॉट रह जाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपको की ज़िंदगी के बारे में सच बताती है। तो इसीलिए इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। ये बस मैं रिलेट करके बता रही हूँ, ये नहीं है कि इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब यही है। मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम, बर्थ और किस तरीके से आपको याद रखेगा, ठीक है, रहेगा। सो दैट इज़ लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी आपकी पहली इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिल रही है, तो इसीलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी पहले डिफेंस का काम यही करती है। अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो पहले डिफेंस में कौन उतरेगी? इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें तो इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात करता है, यानी कि ऐसे जल्दी से रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। आप देखो कोई आया और आपको बोला आई लव यू, आपने जल्दी से रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। आपने उसको समझा नहीं, डायरेक्ट उसको हाँ बोल दी, राइट। सो दैट इज़ योर इमीडिएट रिस्पॉन्स। इसमें कौन कौन से सेल्स आपके काम करते हैं? एनके सेल्स, योर नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, मास्ट सेल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल्स, ठीक है। ये सारी सेल्स जो होती हैं आपकी काम करती हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है। एंड अगर मैं एंटीजन डिपेंडेंसी की बात करूँ, एंटीजन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो ये आपका, अब देखो ये जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन डिपेंडेंसी पर काम नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट होती है। कोई एंटीजन आए, एंटीबॉडी आए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका स्किन हो गया, ठीक है। यानी कोई भी पैथोजन आएगा सबसे पहले उसको स्किन वाली बैरियर पास करनी होगी। हेयर, कफ, म्यूकस मेम्ब्रेन, फैगोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल बनते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको देखना है एडेप्टिव इम्यूनिटी इज योर स्पेसिफिक, यानी जीवन के कार्यकाल में जो आपको मिल रही है। बार बार मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि भाई है ही ऐसी चीज़, ठीक है। स्पेसिफिक होती है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, आपको ज़्यादा टाइम लगता है लॉन्ग टर्म। इसमें कौन कौन से सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं? आपके टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीजन पे डिपेंडेंट होते हैं। लाइक आपका पस, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन इज योर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी बाद में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग वगैरह आपकी सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं किसके? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वाइट ब्लड सेल से कैरिड आउट होता है, यानी कैरी किया जाता है, जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब लिम्फोसाइट्स आपके क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे 4 मेजर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो क्या है? एंटीजन स्पेसिफिसिटी होती है, यानी ये अलाउ करती है इम्यून सिस्टम से कि वो पहले क्या करे, माइनर डिफरेंस है या मेजर डिफरेंस है आपके एंटीजन्स में, उसको डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी सिंगल अमीनो एसिड से और या फिर डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल से, और आपको एंटीजन की स्पेसिफिसिटी पता चल जाएगी। दूसरी चीज़ डाइवर्सिटी, ये प्रॉपर्टीज होती है एडेप्टिव सिस्टम की, वो जनरेट करते हैं कई सारे डाइवर्सिटी मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडेंटिफाई करते हैं कई सारे फॉरेन एंटीजन के बीच में, पैथोजन के बीच में, किस कौन सा वाला जो है आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ये जो होता है बेसिकली आपके स्पेसिफिक एंटीजन या फिर पोस्ट प्राइमरी एनकाउंटर विद द एंटीजन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास एंटीजन है, पैथोजन है, उसके अगेंस्ट मेमोरी जनरेट करने का काम यही करती है, इसीलिए हम इसको इम्यूनोजेनिक मेमोरी इसका एक और नाम बन जाता है, ठीक है। ये जो होता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जनरेट करते हैं कई सारे पैथोजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा कुछ ना कुछ चीज़ें आपको फीवर, चिल्स, कफ वगैरह वगैरह देकर जाएगा, तो आपकी बॉडी को जो होगा पता चल जाएगा कि भाई ये वाला पैथोजन अगर मेरी बॉडी में आया तो ये फीवर, चिलर, काफ़ी कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करके तो मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाते हैं आपकी मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ठीक है। ये जो आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पार्टिकल्स, ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स को ये बेसिकली डिस्टिंग कर पाता है, यानी बता सकता है कि इम्यून आपके कौन से नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल हैं और कौन से सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको
बता देगा, ठीक है। लाइक अगर कंडीशन ऐसी है कि आपके नॉन सेल्फ है तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी ऐसे सेल्स जो आपके खुद की बॉडी को अफेक्ट करें तो उसको ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सेल्स आपके लिए काम के हैं, कौन से नहीं काम के। जो नहीं काम के भाई उसको निकालो ज़िंदगी से, जो काम के लोगों को उन्हीं को रखो, ठीक है। बेकाम के लोग, बेकार नकारा लोगों को निकाल देना चाहिए ज़िंदगी से, क्योंकि वही लोग आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दे जाते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, 2 टाइप की एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि 2 टाइप की आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। पहली तो भाई ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होती है। मेनली इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, बी सेल एंड एंटीबॉडी सेल होती है, जो कि एंटीबॉडी सेल्स को रिस्पॉन्स करती है। सेल मीडिएटेड जो होता है बेसिकली इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपका सेल को मीडिएट कर रहा है। टी सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके मीडिएट होते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स को हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। अब इन सबको पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है सारे सेल्स के बारे में, यानी बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। भाई साहब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर दिया जाता है, राइट। सो नाउ वी टॉक अबाउट बी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी अकरेंस जो होती है वो मैच्योरेशन ऑफ इन बर्ड्स में आती है, जिसको हम बर्ड्स ऑफ फेब्रिकस बोलते हैं, ठीक है, फेब्रिसियस। मैमल्स लाइक माइस हो गया एंड ह्यूमंस हो गया, इनमें आपको मिलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये बर्ड से आए हुए हैं, ओके। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं कहाँ पे मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर लिम्फोसाइट से अलग होते हैं। दे डिस्प्ले मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को डिस्प्ले करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में आपके मैच्योर किए जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस ऑन बी लिम्फोसाइट। सरफेस पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आपके एक्सप्रेस करते हैं और क्या क्या उनका रोल है, तो थोड़ा बहुत आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, राइट। लाइक B220 जो होते हैं आपके ये एक्सप्रेस किए जाते हैं बी सेल सरफेस पर। फ्रिक्वेंटली ये मार्कर की तरह यूज़ करते हैं, बी सेल्स का प्रिकर्सर और मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स में हेल्प करते हैं। CR1 CR2 ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट से बाइंड करने का काम करते हैं। CD32 ये रिसेप्टर होते हैं IgG एंटीबॉडी के लिए, ठीक है। MH क्लास 2 मॉलिक्यूल ये जो होते हैं बी सेल्स को एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। CD40 ये जो होता है इंटरेक्ट करता है CD40 ऑन हेल्पर टी सेल से, जिससे बेसिकली आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है वो काम कर सके, ओके ओके। आ जाओ, ओके। नाउ जो इंटरेक्शन होता है नेव बी सेल एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ और मैक्रोफेजेस या फिर टी सेल्स के साथ, ये जो होता है प्रोलिफरेशन करते हैं बी सेल का, यानी तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे आपको बी सेल्स के क्लोन्स मिल जाते हैं। अब बी सेल अगर आप तोड़ोगे यानी प्रोलिफरेशन करोगे तो उसको आपको सेम क्लोन्स मिलते हैं बी सेल्स के। ये सेल्स जो होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं मेमोरी बी सेल्स में एंड प्लाज्मा सेल्स में, यानी इनको हम आगे और ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे और ज़्यादा इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे। जो प्लाज्मा सेल्स होंगे वो बेसिकली क्या काम करेंगे, आपकी एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करेंगे, और जो मेमोरी सेल है वो आपका एंटीजन के साथ मेमोरी जनरेट करने का काम करेंगे। लाइक आपके पास ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फोबॉइड प्रोग्राम सेल्स हैं, टी सेल्स निकल रहा है, बी सेल्स निकल रहा है, एनके सेल्स निकल रहा है। अब देखो क्या हुआ, बी सेल को हमने प्रोलिफरेट किया, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में निकले। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडी काम करेंगे और जो मेमोरी बी सेल है वो मेमोरी जनरेट करने का काम करेंगे। दैट इज अ बी लिम्फोसाइट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो इस तरीके से आपका बी लिम्फोसाइट्स आगे ब्रेक डाउन होकर के काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो एंटीबॉडीज बना रहे हैं वो कौन से सेल्स बना रहे हैं, तो आपके बी सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं आपके मेच्योर होते हैं थाइमस, टी से थाइमस, टी से ली लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स आपके आते हैं थाइमस में मैच्योरेशन होता है, बी से बी लिम्फोसाइट्स एंड डी से बोन मैरो। तो बी से बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, टी से टी लिम्फोसाइट से टी से थाइमस में मैच्योर होते हैं। इन सेल के पास टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं और ये आपके इनके पास क्या होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं जो कि डायरेक्टली एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। बहुत सारे जो होते हैं टी सेल्स वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब वो कपल्ड में रहते हैं, यानी जब वो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं जो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, वरना ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज डायरेक्टली नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये जब MSC कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेंगे उस टाइम पे रिकॉग्निशन का
काम करेंगे, जो कि एमएससी मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आपको बता चुकी हूँ क्या ऐसे सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, या फिर ये सारी चीज़ें जो ट्यूमर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे सेल्स जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए भाई, उसको निगलने का काम ये कर लेती हैं, दैट इज योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ओके, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, कहाँ पर, मेम्ब्रेन ऑफ टी सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो भाई टी सेल रिसेप्टर जिसको टीसीआर कहते हैं, एक CD45 एंड CD28 होते हैं। दो डिस्टिंक्ट सब पॉपुलेशन भी होते हैं टी सेल्स का, जो कि CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल्स पर बेसिकली डिपेंड करते हैं, एक्सप्रेशन दिखाते हैं। तो अब CD4 क्या है, CD8 क्या है, इसको भी आपको देखना है। ओके नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे CD4 एंड CD8 मॉलिक्यूल्स हैं क्या बेटा, इनका काम क्या है बेटा। ओके, CD4 प्लस सेल्स आपके ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन पहले वो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टी सेल्स जो होता है डायरेक्टली ये नहीं बताता है भाई कौन सा एंटीजन है, यानी रिकॉग्निशन पहले नहीं करता। पहले वो क्या करेगा, मदद लेगा, किसकी मदद लेगा, वो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल की मदद करेगा। उसके बाद फंक्शन करेगा हेल्पर टी सेल की तरह, और इसकी एक्टिविटी जो होगी वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। अभी CD4 वाला किससे बाइंड करेगा, MSC2 क्लास से, ठीक है। अब CD8 वाले ये रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन कब, जब MSC1 मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे, और ये कैसा फंक्शन करते हैं, एज अ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की तरह, ठीक है। तो आपका जो CD4 है वो टी हेल्पर सेल की तरह काम करेगा, CD8 है जो वो TC की तरह काम करेगा, यानी साइटोटॉक्सिक सेल्स की तरह काम करेगा। आ जाओ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो CD4 और CD8 किस तरीके से एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्लास 2 यानी CD4 वाला। अब CD4 वाला जो होता है बेसिकली आप पे किस पे बाइंड करता है, आपके क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, ठीक है। अब ये कहाँ पर आएगा, MSC2 वाले पे जाएगा। MSC2 वाला एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि क्या करेगा, टी हेल्पर सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब टी हेल्पर सेल्स आपकी मदद कर रहे हैं क्लास 2 वाले में। अब टी हेल्पर सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोलिफरेट होंगे यानी टूटेंगे, और क्लोन इफेक्टर सेल बना लेंगे। अब यही इफेक्टर सेल जो होंगे वो साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेंगे, फिर साइटोकाइन जो होंगे टी सेल बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। अब दूसरा वाला देखो, क्लास 1 वाला क्या करेगा, टीसी सेल्स को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा आपके MSC2 वाले MSC1 वाले कॉम्प्लेक्स पे। टीसी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे किससे, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट से। यही जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं वो साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद ये ऑल्टर सेल्स को एलिमिनेट कर लेंगे और नॉन सेल्फ को एलिमिनेट कर लेंगे। इस तरीके से आपकी बॉडी आराम से काम करेंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे साइटोकाइंस की। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम साइटोकाइंस क्या होते हैं। साइटोकाइंस आपके ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन्स है, सिक्रीट कहाँ से हो रही है, वाइट ब्लड सेल से, और कई सारे अदर सेल से भी आते हैं, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसको रिस्पॉन्स करने का काम साइटोकाइंस का होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर रेगुलेटरी रोल्स इनका होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं बेसिकली वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को फॉलो करते हैं एंड इवेंचुअली लीड टू अल्टरनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, और बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि टारगेट सेल पे प्रेजेंट होता है, इनका काम होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रिसेप्टर्स ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन से सेल्स आपके ससेप्टाइल्स हैं पर्टिकुलर साइटोकाइन से। साइटोकाइंस जो होते हैं बेसिकली आपके ऑटोक्राइन एक्शन दिखाते हैं। ऑटोक्राइन एक्शन का मतलब होता है रिसेप्टर साइट से बाइंड करते हैं सेम साइट पे और साइटोकाइन को रिलीज करते हैं। पैराक्राइन एक्शन होता है यानी कि ये नियर बाई सेल से बाइंड करते हैं। एंडोक्राइन एक्शन होता है, साइटोकाइन जो होते हैं वो इन डिस्टेंस बॉडी टारगेट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं तो उनसे बाइंड करेंगे। तो इस तरीके से सारे टाइप के हो सकते हैं, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड ऑटोक्राइन। 3 टाइप के आपके साइटोकाइंस होते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं वो स्टिमुलेशन और इनिबिशन दोनों का काम कर रहे हैं, यानी ये स्टिमुलेट भी करते हैं जब आपका प्रोलिफरेशन होता है मैनी सेल्स का, ठीक है, और इनिबिट भी कर पाते हैं, कभी कभी तो रोकते भी हैं। ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं और अदर साइटोकाइंस भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है, रेगुलेट भी करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। साइटोकाइंस की जो बाइंडिंग होती है टारगेट सेल से वो बेसिकली इस साइटोकाइन रिसेप्टर के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करते हैं और ये कई सारे सिक्रेशन भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स आ जाएं और टारगेट सेल को अफेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस सिक्रीट किए जाते हैं एंटीजन एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स के, वो एक्टिविटी ऑफ कई सारे इम्यून सेल्स को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जो प्लेथोरा ऑफ इंटरेक्टिंग सेल्स लाइक बी सेल्स, एनके सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ग्रेनुलोसाइट्स, ये सारे सेल्स होते हैं जो कि साइटोकाइंस रिलीज करते हैं टी हेल्पर सेल की वजह से। डिफरेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, साइटोकाइन के कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थियोटिकल एग्जाम, ओके, क्योंकि ये आपके फीचर्स आते हैं। सबसे पहला फीचर जो होता है लियोट्रॉपी। लियोट्रॉपी का मतलब होता है डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन टारगेट सेल्स बाय सेम साइटोकाइन,
यानी आपका सेम साइटोकाइंस जो होगा उससे कई सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखेंगे डिफरेंट टारगेट सेल पे, उसको लियोट्रॉपी कहते हैं। लियोट्रॉपी यानी सेम साइटोकाइन एंड डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बायोलॉजिकल टारगेट सेल्स। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए आप ले लो IL-4 जो होता है सिक्रेट होता है एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल से, और ये एक्टिवेट करेगा बी सेल्स, थायमोसाइट्स, मास्ट सेल्स, सबको एक्टिवेट करेगा। तो बेसिकली एक साइटोकाइन जो होगा सेम साइटोकाइन कई सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज योर लियोट्रॉपी। अब होता है एक और दूसरा फंक्शन फीचर, ये है रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी ये जो होता है इट इज व्हेन द सेम फंक्शन इज परफॉर्म बाय टू साइटोकाइनेस, यानी दो डिफरेंट साइटोकाइंस होंगे उनका फंक्शन सेम होगा, तो हम इसको बोलेंगे रिडंडेंसी। ठीक है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट फंक्शन टू सी पर्टिकुलर साइटोकाइन। एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये लाइन छोड़ दो। एग्जाम्पल के लिए देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा साइटोकाइन, दो साइटोकाइन होंगे उनके सेम फंक्शन होंगे। एग्जाम्पल के IL-2, IL-4 एंड IL-5 ये जो होते हैं टी हेल्पर सेल से एक्टिवेट होते हैं और बी सेल का प्रोलिफरेशन करते हैं, प्रोलिफरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट फंक्शन आप देख सकते हो सिनर्जी क्या होती है। सिनर्जी तब होती है जब आपका एडिटिव फंक्शन होता है दो साइटोकाइंस को, ठीक है, हम मोर देन फंक्शन ऑफ सिंगल साइटोकाइन से लाते हैं। यानी आपका ये कहना चाहता है कि आपके दो साइटोकाइंस आएंगे और उनका मोर देन वन फंक्शन होगा सिंगल साइटोकाइन से। हाँ, नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। ये अफेक्ट होता है एक साइटोकाइन जो होगा दूसरे साइटोकाइन के फंक्शन को रोकेगा, तो उसको एंटागोनिज्म कहते हैं। कैस्केड इंडक्शन का मतलब होता है सीक्वेंस इवेंट्स होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन बाय सेल एक्टिवेटेड अनदर सेल, और एक सीक्वेंस में चलेगा, उसको कैस्केड इंडक्शन कहते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपके साइटोकाइंस के हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले नॉमेनक्लेचर। देखो साइटोकाइन का नामकरण संस्कार करेंगे, ठीक है, इनका नाम लिखेंगे। इनका नाम जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस दैम, यानी कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बेस पर इनका नाम रखा जाता है। तो सबसे पहला जो होता है लिम्फोकाइनेज। लिम्फोकाइनेज नाम है ऐसे साइटोकाइंस जो कि लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हुए हुए, तो उसको लिम्फोकाइनेज कहेंगे। मोनोकाइनेज ऐसे साइटोकाइंस जो मैक्रोफेज इन मोनोसाइट से आए हुए, तो उसको मोनोकाइनेज। इंटरल्यूकिन्स ऐसे साइटोकाइंस जो ल्यूकोसाइट्स से आए हुए हैं, उसको इंटरल्यूकिन्स कहते हैं, इसीलिए हम इनका कॉमन नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शंस आते हैं साइटोकाइंस का। फंक्शन के बाद हम लोग बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आपको फिर यहाँ से ह्यूमरल इम्यूनिटी से मैं नेक्स्ट में कराऊंगी। अभी हम फंक्शन कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कुछ साइटोकाइनेस के फंक्शन होते हैं। अब हम सबसे पहला फंक्शन देखेंगे TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये मैक्रोफेजिस से बनते हैं, मैंने आपको बताया था इनके कई सारे फंक्शन हैं, यानी नेक्रोसिस का काम कर रहे हैं, आपको कुछ डिसीज कॉज करेंगे। इन्फ्लामेशन, एक्यूट फेज, प्रोटीन इन लिवर, न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन करते हैं, बॉडी फैट एंड मसल्स को कम कराने का काम करते हैं। बेसिकली ये आपका साइटोकाइन है। इंटरफेरोन अल्फा ये सिक्रेट होता है मैक्रोफेजिस से। एंटीवायरल स्टेट इन न्यूक्लिएटेड स्टेट में ये एंटीवायरल स्टेट को क्रिएट करते हैं। NK सेल को ये एक्टिवेट करते हैं और MHC-1 के एक्सप्रेशन को इन्हेंस करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 जो होते हैं ये आपके सिक्रेट होते हैं टी सेल से, और ये बी सेल का प्रोलिफरेशन करते हैं, टी सेल का भी प्रोलिफरेशन करते हैं और NK सेल को एक्टिवेट करते हैं। इंटरफेरॉन गामा ये सिक्रेट होते हैं CD8+ टी सेल से एंड NK सेल से। ये जो होते हैं मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं ताकि बेटर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आ सके, और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ MHC मॉलिक्यूल को इंक्रीज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर द फंक्शन ऑफ सम साइटोकाइंस। तो ये सारे आपके साइटोकाइंस हैं और उनको क्या क्या फंक्शन है वो आपको लिखने हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आपको केमोकाइंस पढ़ने हैं। ठीक है, ये केमोकाइंस आप पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा कुछ चैप्टर और रह जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपके कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड बचा है अभी, एंटीबॉडी, काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट में कर लेंगे। आई होप कि वो कंप्लीट हो जाए, और मैं करवा दूंगी इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। शायद आपका कल ही मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है, देन आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, वी हैव लिम्फोबॉइड्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।